Hello everyone, welcome to SPG group of institution. How are you students? You are well done. लास्ट वीडियो के अंदर हमने हिमालय जो नदी तंत्र है उसके बारे में डिस्कस किया था और हिमालय नदी तंत्र के अंदर हमने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो इस वीडियो के अंदर हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, देखो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी, ये यहाँ से तिब्बत से निकलती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी है, वो हमारी भारत, बांग्लादेश और तिब्बत से होकर बहती है। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील, यहाँ तिब्बत के जो मानसरोवर झील है यहाँ से यह नदी निकलती है और तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को यरलुंग जंगबो के नाम से तिब्बत के अंदर जाना जाता है। किस नाम से स्टूडेंट? यरलम जंगबो के नाम से, यरलुंग जंगबो है, इसके नाम से इसको जाना जाता है और तिब्बत के अंदर इसको सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, तो आप नोट कर लीजिए कि तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसे यरलुंग जंगबो के नाम से और सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी भारत के असम घाटी में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जब ये यहाँ असम के अंदर प्रवेश करती है असम घाटी में तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से इसे जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी यहाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसे दिहांग के नाम से ये जाना जाता है। असम घाटी में बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ अरुणाचल से आकर ये बांग्लादेश के अंदर यहाँ एंटर करती है और बांग्लादेश के अंदर इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये नोट कर लीजिए, कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब ये ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है, एंटर करने के बाद इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप नोट कर लीजिए कि जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। बांग्लादेश में ये गंगा के साथ मिल जाती है। यहाँ से गंगा नदी आ रही होती है और यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और बांग्लादेश के अंदर आने पर ये दोनों मिल जाती है और इनके संयुक्त रूप को मेघना के नाम से जाना जाता है। संयुक्त रूप को किस नाम से जाना जाता है? मेघमा के नाम से जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का संयुक्त नाम क्या है, कौन से नाम से ये नदी जानी जाती है? तो स्टूडेंट, ये वहाँ पर मेघना के नाम से जानी जाती है और विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। ये कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उसके द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है और बाद में ये जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। यहाँ पर हमारी बंगाल की खाड़ी है, इसके अंदर ये प्रवेश की जाती है। अब हम देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमें सहायक नदियों का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सी सहायक नदी है और किस नदी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप एक भी नाम को नहीं छोड़ोगे, सारे नाम को 1 बाय 1 नोट करोगे। तो नंबर 1 है तीस्ता नदी, सुबनसिरी नदी, कमेंग नदी, मानस नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी और बराक नदी, कपिली नदी। ये सारी नदियां क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग दाएं तट से मिलती है। देखो स्टूडेंट्स, ये सुबनसिरी यहाँ से निकल रही है, ये कमेंग हो गई, ये हमारी मानस है, ये तीस्ता है, ये दाएं तट से आ रही है और बाएं तट से कौन सी आ रही है? दिबांग, लोहित और ये बराक है, ये बाएं तट से आकर ब्रह्मपुत्र के अंदर मिलती है। अब
अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंदर कि इनकी सहायक नदी है वो कौन से स्थान से निकलती है। तो सबसे पहले हम तीस्ता के बारे में देखेंगे। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिक्किम से होता है। ये देखो यहाँ सिक्किम से तीस्ता नदी का क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद यह कहाँ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। जो हमारी लोहित नदी है ये हमारी लोहित नदी है। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। लोहित मतलब लहू और लहू को हम क्या कहते हैं? खून। तो आप इससे याद रख सकते हो, नोट कर सकते हो कि जो लोहित नदी है उसे खून की नदी के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है कि लोहित नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो जो लोहित नदी है ब्रह्मपुत्र की वो सहायक नदी लोहित नदी है और लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। देन हम बराक नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। देखो बराक नदी यहाँ मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। मणिपुर से मिजोरम असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। कहाँ? मेघना नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो संयुक्त रूप था उसको हमने मेघना का नाम दिया था, वहीं पर ये नदी आकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। स्टूडेंट्स मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है उनके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, स्टूडेंट नोट कर लीजिए, मैंने काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसे मांजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंदर की कौन कौन सी नदियां हैं जो दक्षिण भारत से होकर बहती है और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंदर हम इनको शामिल करते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की तुलना में हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है वो बहुत अधिक पुराना है, क्योंकि जो हिमालयी नदी तंत्र है वो नवीन वलित पर्वतों के द्वारा नदियों का निर्माण हुआ है, लेकिन जो हमारा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है वो पुराना नदी तंत्र है। दक्षिण भारत की नदियां हैं वो प्राय वृक्षानुमा अपवाह तंत्र रखती है। अपवाह तंत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि एक मुख्य नदी के अंदर जब कुछ सहायक नदियां आकर मिलती है तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। स्टूडेंट ये देखो, ऐसे कोई मुख्य नदी आ रही है, इसके अंदर काफ़ी सारी सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं, ऐसे मिल जाती हैं, तो ये वृक्ष आकार की वृक्षानुमा आकृति में फैल जाती है और वृक्षानुमा आकृति को बनाती हैं, तो इसीलिए इनको नाम दिया कि वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और माही। अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती है? नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां वो अरब सागर के अंदर गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। ये देखो आप, ये गोदावरी हो गई बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा बंगाल की खाड़ी में, ताप्ती है वो अरब सागर में, नर्मदा अरब सागर में और माही भी कहाँ मिलती है? अरब सागर में जाके गिरती है। और ये महानदी है, ये बंगाल की खाड़ी में एंटर कर रही है। अब हम सबसे पहले स्टूडेंट्स नर्मदा नदी के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है नर्मदा नदी, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। स्टूडेंट नोट कर लीजिए, ये हमारा मध्य प्रदेश है और इसके अमरकंटक से जो नर्मदा नदी है उसकी उत्पत्ति होती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की लंबाई दूरी तय करती है और खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर के अंदर जाके गिर जाती है। स्टूडेंट जब ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलने के बाद ये कितनी दूरी तय करती है? 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है और दूरी तय करने के बाद ये खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर के अंदर जाके गिर जाती है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत, देखो इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और जो दक्षिण में है वो सतपुड़ा
जो पर्वत है दक्षिण के अंदर है, उत्तर में है विंध्याचल पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से बहती हुई, इन दोनों के बीच में जो भ्रंश घाटी है वहां से बहते हुए ये अरब सागर के अंदर जाके मिलती है। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसलिए इसे जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सारा सबसे ज़्यादा पानी है वो इसी नदी के द्वारा मिलता है और ये 1312 किलोमीटर के अंदर दूरी तय करके मध्य प्रदेश से अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ, ये भी स्टूडेंट नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, तो ओरसंग, तवा और सेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स कि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, नर्मदा और सोन, आप ये भी नोट कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमरकंटक से कौन सी दो नदियां निकलती हैं, तो नर्मदा और सोन ऐसी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती है और दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है, दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अब हम ताप्ती नदी के बारे में डिस्कस करेंगे जो 724 किलोमीटर की लंबाई दूरी तय करती है, या 724 किलोमीटर की दूरी तय करती है हमारी ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, ये हमारी सतपुड़ा पहाड़ी है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी, ताप्ती नदी निकलती है और ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रभावित होती है, ये ऐसे इसका प्रवाह होके अरब सागर में जाके गिर जाती है, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है, देन ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। जो हमारी अगली जो नदी है वो है माही नदी, ये कितने किलोमीटर में बहती है, 583 किलोमीटर के अंदर बहती है, दूरी तय करती है अपने पानी के साथ। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के थार जिले के समीप विंध्याचल श्रेणी से होता है। जो हमारी माही नदी है इसका देखो यहाँ विंध्याचल पर्वत से इसका जो उद्गम हो रहा है वहाँ से हो रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से बहते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी, अब देखो यहाँ से आगे गुजरात से बहते हुए यहाँ अरब सागर के अंदर प्रवेश करती है और इसका उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, तो एकमात्र माही नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है और यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये यहाँ पे 2 बार कट कर रही है कर्क रेखा को। उसके बाद हम गोदावरी नदी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये हमारी है गोदावरी नदी जो 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है जो 1465 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। ये हमारी स्टूडेंट्स गोदावरी नदी है, ये देखो यहाँ से निकल रही है, ये हमारी गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, कहाँ से, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है कौन सी नदी, गोदावरी नदी, और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में, अब देखो ये इसकी डायरेक्शन देखो दक्षिण पूर्व की ओर बह रही है, दक्षिण पूर्व की ओर बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में एंटर कर जाती है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है, पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता इसकी प्रमुख नदियां हैं। गोदावरी नदी को स्टूडेंट नोट कर लीजिए, सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर की दूरी को तय करती है और दक्षिण पूर्व से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में एंटर कर जाती है और निकलती कहाँ से है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अब हम कृष्णा नदी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कृष्णा नदी है वो 1400 किलोमीटर की लंबाई को तय करती है, 1400 जो किलोमीटर की दूरी है उसको तय करती है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, कौन सी, दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, हमारी कृष्णा नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। देखो हमारी कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
को फॉलो करते हुए, स्टेट्स को फॉलो करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप मैप के अंदर स्टूडेंट देख सकते हो कि ये महाबलेश्वर के पास से निकलती है और यहाँ से निकलते हुए कर्नाटक से होते हुए बंगाल की खाड़ी के अंदर एंटर करती है। कृष्णा नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। जो तुंगभद्रा, कोयना और भीमा है वो हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके अंदर देखो ये कोयना नदी है, ये भीमा नदी है और ये तुंगभद्रा नदी है, ठीक है। और गोदावरी की ये पेनगंगा, ये प्रणहिता और ये इंद्रावती, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब हम महानदी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। महानदी है वो 851 किलोमीटर की दूरी को फॉलो करते हुए अपने पानी को सर्व करती है ऑल स्टेट्स के अंदर। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। महानदी का जो पानी है वो कौन से स्टेट में जाता है? छत्तीसगढ़, मेनली है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर जाता है और 851 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए ये पानी को अपने को सर्व करती है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट होता है। देखो महानदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? ये हमारी महानदी है और छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट से निकलती है। निकट से निकलते हुए आगे पूर्व की ओर बहते हुए यहाँ उड़ीसा के अंदर प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका उद्गम देखो छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। यहाँ देखो ये हमारी महानदी है, यहाँ पूर्व की ओर बहते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी के अंदर एंटर कर रही है। तेल नदी और जोंक महानदी है वो क्या है? हमारी महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तेल नदी और जोंक नदी महानदी की क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम कावेरी नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। कावेरी नदी है वो 800 किलोमीटर की लंबाई को तय करती है, यानी 800 किलोमीटर की दूरी को फॉलो करते हुए ये चलती है। कर्नाटक के पूरब के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी देखो यहाँ पे, इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये कहाँ से निकलती है? हमारी कर्नाटक के पूरब के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलते हुए अरब सागर के अंदर एंटर करती है। कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट, जो तिरुचिरापल्ली है कर्नाटक के अंदर जाने के बाद कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए और तमिलनाडु का जो तिरुचिरापल्ली है वहाँ पर ये जाके बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर क्या करती है? एंटर करती है। और जो हमारी कावेरी नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब हम अन्य प्रमुख नदियों के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी नदियां हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने ये भी ऐड किया। तो आप कुछ अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण नदियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। जो स्वर्णरेखा नदी है वो झारखंड के अंदर बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये देखो यहाँ झारखंड के अंदर बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यहाँ रांची के निकट छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल उड़ीसा होते हुए यहाँ पश्चिम बंगाल उड़ीसा होते हुए, ये पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, यहाँ पश्चिम बंगाल होते हुए ये कहाँ एंटर कर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। जो प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर शहर है जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, टिस्को के नाम से जाना जाता है। और जमशेदपुर जो शहर है वो इसी नदी के जो तट है उसके ऊपर स्थित है। तो आप नोट कर सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वर्णरेखा नदी के तट के ऊपर कौन सा शहर है, तो हम जमशेदपुर का नाम ले सकते हैं। और कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि जमशेदपुर में कौन सा उद्योग है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लूनी नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। लूनी नदी है वो, इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली की पहाड़ियों से, यहाँ अजमेर के निकट अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण से यह
नदी विलुप्त हो जाती है। कहाँ? राजस्थान में, जो कच्छ, राजस्थान से होते हुए गुजरात के अंदर जो कच्छ का रण है, यहाँ गुजरात के अंदर जो कच्छ का रण है, वहाँ पर ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी है जिसके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होगी। नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि साल्ट रिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो लूनी एकमात्र नदी ऐसी है जिसे साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। अब हम काली नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट नोट कर लीजिए कि काली नदी को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो शारदा और काली गंगा के नाम से काली नदी को जाना जाता है। और काली नदी कहाँ है? ये रही काली नदी हमारी। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। स्टूडेंट्स आपको लाइन करने में भी आसानी हो जाती है। काली नदी है, काला पानी स्थान से निकलती है और काली गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आप ऐसे लिखना चाहो ट्रिक से तो लिख सकते हो कि काली नदी है, काली गंगा के नाम से जानी जाती है और काला पानी से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से होते हुए नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। देखो यहाँ से ये निकल रही है, यहाँ उत्तर प्रदेश से होते हुए ये घाघरा नदी के साथ यहाँ एंटर कर जाती है। काली नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जो हमारी काली नदी है, नेपाल और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसका काम करती है। ये हमारी पेन्नार नदी है। पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये देखो यहाँ हमारी पेन्नार नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में एंटर करती है। ये नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ियों से निकलकर पूर्व की ओर 970 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और बंगाल की खाड़ी में एंटर कर जाती है। कहाँ से? यहाँ कर्नाटक के जो नंददुर्ग पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और पूर्व की ओर 970, यहाँ क्या करती है? 970 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और लंबाई में बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में क्या कर जाती है? एंटर कर जाती है। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हमने थ्योरी सेक्शन को कवर कर लिया है, जो कि मैंने अच्छे से आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं जो SSC MTS में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऑल कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी और उनके बारे में आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक के अंदर से कितने क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखना ना भूलें कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो लेके आ रही हूँ। तो थैंक यू एवरीवन। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एवरीवन।